आप लोग टॉपिक डालिए। अब ध्वनि प्रदूषण है, तो ध्वनि प्रदूषण के कारण आप जानते हो कौन कौन से है ध्वनि प्रदूषण। जैसे आपसे पूछेगा उसमें क्या रहेगा कि मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, है ना, यही सारी चीजें वो अलग अलग हो सकता है, या एक क्वेश्चन में सबको हो सकता है। तो जो कारण मैंने बताए 2-3-4 कारणों पे अलग अलग करके, नदियों पे, वायु पे, है ना, फिर राज्य के समक्ष सभी को लेकर के इन सारी चीजों को मैंने बताया। तो इन आधारों पे आप क्या करोगे कि एक एक अगर पूछता है तो किन किन कारणों से जल का प्रदूषण हो रहा है, या मृदा का हो रहा है, या वायु का हो रहा है, आप उन आधारों के कारण को दिखा करके उसको लिख दीजिएगा। अगला टॉपिक डालिए, उत्तर प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन मृदा, मृदा, मृदा में मिट्टी, मृदा, जल, वायु, मन, वन, घास मैदान, घास मैदान, आर्द्र भूमि, वेटलैंड जिसे आप बोलते हो। वेटलैंड पढ़ा है ना? क्या होता है? किस लिए किया गया है? किस लिए वेटलैंड जो दलदली भूमि है, आर्द्र भूमि है, उसको किसी विशेष उद्देश्य से किया गया है? ऐसे तो है, दलदली भूमि पहले, आर्द्र भूमि पहले, वहां पे जैव विविधता बहुत ज्यादा आपने देखा कि पर्यावरण से संबंधित स्टॉकहोम सम्मेलन भी है ना, फिर आर्द्र भूमि सम्मेलन, जल ग्रस्त या वेटलैंड जिसे आप कहते हो, आया ना। तो स्टॉकहोम सम्मेलन, रामसर सम्मेलन। तो ऐसा क्यों किया गया? कोई कारण होगा, किसी कारण से ही कोई चीजें शुरू की जाती हैं, और वो तब शुरू की जाती है कि जब वो क्या हो रही है, पर्यावरण दृष्टिकोण से क्या हो रहा है, हानिकारक है। तो उसको संरक्षित करने के लिए, उसकी दिशा में प्रयास, लोगों को जागरूक करने के लिए। और ये केवल क्या है, केवल भारत के स्तर पे ही नहीं, पूरे विश्व के स्तर पे। तो इन चीजों का प्रयास शुरू किया गया। कोई न कोई तो बिल्कुल बजाएगा, ऐसा तो है नहीं, किसी न किसी को तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो इस आधार पे क्या होगा, पर्यावरण संगठन क्या होगा, स्थापित किया जाएगा, है ना। फिर क्या होगा, बोलिए, बिल्कुल बोलिए, डरिए नहीं, जो आओ बोलिए। उसके लिए नियम कानून बनेंगे। हाँ, उसके लिए सारे प्रावधान बनेंगे कि ये चीजें की जाए, कि जिससे क्या हो, संरक्षित रहे वो। जिससे क्या हो कि मानव के लिए, जंतुओं के लिए, पर्यावरण के लिए चीजें क्या हो, सुरक्षित हो, संतुलित हो, जिसका उपयोग हम लोग क्या कर सकें, सदुपयोग करें, दुरुपयोग नहीं, सदुपयोग, जिससे क्या हो, उनकी निरंतरता को भी बनाए रखी जाए और उससे लाभ भी हो, है ना। नहीं पता चल रहा है कि जैसे अभी आप लोगों ने पढ़ा, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम क्यों किया गया, पेड़ पौधे, जीव जंतु जो विलुप्त हो रहे थे उनको क्या करने के लिए, संरक्षित करने के लिए, बचाने के लिए, कि जो विलुप्त प्राय हो जाएंगे उसको क्या करोगे, ला सकते हो नहीं। तो जो है उनको क्या किया जाए, संरक्षित किया जाए, कि जिससे वो प्रजातियां हमारे देश में क्या हो, बची रहें, है ना। और वो पर्यावरण में क्या करते हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या करते हैं, अपनी भूमिका का निर्वाह करते हैं, जिसे हम आप ध्यान भी नहीं पाते कि इनका क्या कंट्रीब्यूशन है, लेकिन उनका भी क्या होता है, योगदान होता है। जैसे मृदा है, मृदा में आप जानते हो कि बहुत सारे सूक्ष्म कण हैं जो मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं। अगर मृदा की उर्वरता को बढ़ाएंगे तो क्या होगा,
आप जो भी चीज करोगे, चाहे फसल हो, चाहे प्लांट हो, किसी भी प्रकार की, तो क्या होगी, उसकी उत्पादकता बढ़ेगी। अगर मान लीजिए यही सूक्ष्म जीव जंतु जो है, अगर इनकी मृत्यु हो जाए, खत्म हो जाए, तो क्या हो जाएगी, बंजर हो जाएगी, उर्वरता क्या हो जाएगी, हट जाएगी। तो इन चीजों को जो हम आप नहीं देख रहे, मृदा में तो देख रहे हैं कौन कौन से हैं, लेकिन है ना, ऐसे आप जल में देखोगे बहुत सारे कारण हैं, तो उनको क्या करना है, संरक्षित करना है, उनको बचाए रखना है ना। जैसे आप देखो मैनग्रोव वनस्पतियां, जैसे कच्छ वनस्पतियां भी आप कहते हो, है ना, उनका आपने देखा होगा क्या योगदान है कि नहीं है। वो क्या करते हैं, नर्सरी का काम करते हैं, आता है सब, ये नर्सरी के रूप में किसका योगदान है, या ये नर्सरी के रूप में अपनी भूमिका अदा करते हैं। तो बहुत सारे रूप में जो है पूछे भी जाते हैं और उनकी भूमिका भी होती है। अब आपके सामने है, लिखिए कुछ 2-4 प्रश्न टाइप के नोट कर लीजिए। मृदा अपरदन, उत्तर प्रदेश में मृदा अपरदन से प्रभावित क्षेत्रों का वर्णन, वर्णन तथा इसके लिए उत्तरदायी कारकों का उल्लेख करें। उत्तरदायी कारकों का उल्लेख करें या पहचान करें। अब अपरदन कैसे होगा, जिसे आप इंग्लिश में इरोजन बोलते हो, अपरदन कैसे होगा, उसके लिए कोई कारक होगा, कोई फैक्टर होगा, कौन कौन से हो सकते हैं, तो मृदा कैसे होगा, वायु के द्वारा होगा, जिसे और किसके द्वारा होगा, जल के द्वारा। अब अपरदन हो रहा है, इसका मतलब कि ऊपर का जो परत है क्या हो जाएगा, हटेगा, कट करके इस स्थान से क्या हो जाएगा, दूसरे स्थान में जाएगा। अब इसके कारक वायु के द्वारा मृदा को आगे क्या किया जाएगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पे मृदा जाएगी। तो ऊपर का जो उत्पादित जो उपजाऊ होगी वो क्या होगा, क्या होगा, यहाँ से कहीं अलग चली जाएगी, हो जाएगी ना, तो उत्पादकता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे आप पढ़ते हैं जलोढ़ मृदा, है ना, जलोढ़ मृदा क्या है, जो हर साल बाढ़ आप देखते हो, नदियों के द्वारा जो बहा रहती मृदा लाई जाती है, जिसे आप बांगर और खादर के रूप में जानते हो। तो बांगर क्या है, जहाँ पे बाढ़ में पानी, पुरानी और नवीन मृदा, तो दोनों के नाम क्या किए गए, अलग किए गए, है ना। तो उन चीजों पे आप क्या करते हो, बांगर और खादर का नाम देते हो, है ना। लेकिन आप देखो जो जलोढ़ मृदा जिस क्षेत्र में आती है वहां उत्पादन क्या होता है, अधिक होता है, क्योंकि बहुत सारी क्षेत्रों से क्या होती है, मृदा बह करके आती है और वहां की उपजाऊ मृदा होकर के आती है, तो क्या होगी, जहां जाएगी वहां का उत्पादन तो क्या करेगी, बहुत सारी खाद पानी, बहुत सारी सामग्री लेके आती है, तो उत्पादन बढ़ाएगा ना। और लेकिन जहां से चला गया वहां क्या करेगा, उत्पादन को घटा देगा। तो अब इसके लिए आज क्या लिखा है लोगों ने, अब अपरदन कहाँ अधिक होगा। अब भौगोलिक स्थिति पे आइए, है ना, आएगी ना। अब जैसे जमीन ज्यादा ऊंचा खाली होगा ना, तो अपरदन की संभावना कहाँ ज्यादा हो जाएगी, वहां पे ज्यादा हो जाएगी। कहीं पे ढाल युक्त जमीन है तो पानी क्या करेगा, तेजी से बहेगा, तो मृदा को क्या करेगा, काट के बहाएगा। कि जहां पे आप देखें तो बलुई टाइप की हल्की मिट्टी होगी, वायु वहां क्या करेगा, मृदा को बढ़ाएगा, है ना। तो बहुत सारे कारण होंगे कि जिनके आधार पे जो है ये अपरदन देखेंगे। अब आपसे पूछा गया कि मृदा के कारकों का, तो कारक में आपने क्या दिखाया, जल के द्वारा,
कुछ स्थितियों दिखाइए, कौन के द्वारा, उनमें अपनी स्थितियों को दिखाइए, है ना। फिर क्या हो पूछता है आगे, इसके लिए उत्तरदायी। तो पहले आपको अपवर्तन के विषय में लिखना है, फिर उत्तरदायी कारक के विषय में। ये आपको कितने शब्द में लिखना है, 125 शब्द में और 200 शब्द, बस इतना ही लिखना है। लिख लोगे, लिख लोगे ना। कारक में बता दे रहा हूँ, चीजें बता दे रहा हूँ, और ये भी बता रहा हूँ होता क्या, ये भी बता दे रहा हूँ। अब लिख सकते हो आप लोग, लिखाएंगे भी यही जो बता रहे हो, लिखाएंगे भी, क्यों लिखाएंगे। अगले पे आते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम लोग चर्चा करते चल रहे हैं। अगला लिखिए, मॉडल में बताते चल रहा हूँ। मृदा अपवर्तन इसी में लिख लीजिए, मृदा अपवर्तन के लिए उत्तरदायी कारक लिख लीजिए। कौन कौन के कारक होंगे, एक तो मानो होगा ही, जलवायु, मानवीय कारक जलवायु, भूस्थलाकृति, भूस्थलाकृति भौगोलिक कारक मतलब, है ना। भूस्थलाकृति मतलब कि स्थल की ऊंचाई, और कहीं समतल लैंड होगा, कहीं क्या होगा, ऊबड़ खाबड़ होगा, कहीं पे ऊंचा लैंड होगा, है ना। मृदा की संरचना के आधार पे। अब वन से होने वाले लाभ, अभी मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में या दूसरी पहले क्लास में, लोगों ने वनों से प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से बहुत सारे लाभ होते हैं। अब पूछा जा रहा है कि मान लीजिए कि वनों से होने वाले आर्थिक लाभों का उल्लेख करें, तो इसमें तो आपके पास इतने सारे कंटेंट हैं, इतनी सारी चीजें हैं कि आप बताते रहो। प्रत्यक्ष रूप से जो आपको दिखाई दे, अप्रत्यक्ष रूप से जो आपको दिखाई ना दे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो दोनों को मिला के लिए। प्रत्यक्ष तो आपको दिखेगा, अप्रत्यक्ष हम नोट करा दे रहे हैं, है ना। मान लीजिए अप्रत्यक्ष में हो सकता है कि आपको थोड़ी दिक्कतें महसूस हो, लेकिन प्रत्यक्ष तो दिख रहा है ना, चारा है, लकड़ी है, खनिज पदार्थ है ना, औद्योगिक, तो बहुत सारी चीजों को लिए क्या मिल रहा है, फर्नीचर है ना, जड़ी बूटियां हैं औषधियों में, तो ये सारी बहुत सारी पर्यावरण के लिए बहुत सारे कारण हैं। लिख लीजिए, वन के अप्रत्यक्ष लाभ, डायग्राम बना के लिखिएगा कि एक दो करके लिखोगे। लिखिए, जीव जंतुओं का निवास क्षेत्र, दूसरा पर्यावरण संरक्षण में वृद्धि। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? तो वन्य जीव अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण, तो वन्य जीव अधिनियम की बात आप करते हैं। कहानी किस्सा मत बुझाइए, कहानी किस्सा नहीं होता, ये क्लास है ना, यहाँ कहानी किस्से नहीं बताए जाते। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की प्री में प्रश्न पूछा था, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम देख लीजिए कहीं अलग, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, नीचे लिखिए वन संरक्षण अधिनियम, ये सब आपकी प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए। वन संरक्षण अधिनियम 1980, है ना। क्या लिखा? पर्यावरण संरक्षण में वृद्धि। लिखिए, वनों में आदिम जनजातियों का निवास स्थान,
अब आदिम जनजातियों से आप प्रत्यक्ष रूप से संपर्कित रहते हैं? प्रत्यक्ष संपर्क होता है? नहीं होता। आदिम जनजातियों का निवास स्थान तथा सांस्कृतिक धरोहर, सांस्कृतिक धरोहर नीचे अगला लिखिए, अगले स्टेप में वन जल प्लावन, वन जल प्लावन से भूमिगत जल स्तर, भूमिगत जल स्तर को कायम रखना, जीवांश में वृद्धि, अब जीवांश में वृद्धि होगी तो किसमें वृद्धि हो जाएगी? किसमें वृद्धि होगी? जीवांश में वृद्धि होगी, आपकी मृदा की उर्वरता में वृद्धि होगी। जीवांश कहाँ होंगे? आपकी मिट्टी में। तो देखिए जीवांश में वृद्धि से मृदा की उर्वरता वृद्धि, मृदा की उर्वरता में वृद्धि। और क्या कारण हो सकते हैं? तापमान, आर्द्रता, ये सब हो सकता है ना। जहां पे आप देखोगे ग्रीन बेल्ट अधिक होगा, वन अधिक होंगे, वहां का टेम्परेचर क्या होगा? जल्दी नहीं बढ़ेगा। वहां वर्षा की मात्रा क्या होगी? तो जब वर्षा अधिक होगी तो तापमान क्या हो जाएगा? है ना? आर्द्रता क्या रहेगी? अधिक रहेगी। मृदा की उर्वरता क्या रहेगी? तो कई कारण हो जाएंगे, तापमान, आर्द्रता, तथा वर्षा को प्रभावित करना। और कुछ हो सकता है? कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषक, नहीं, अभी कहोगी सब छूट गया। कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषक मतलब उसको इंकार करना, का अवशोषक, और ऑक्सीजन का उत्पादन, उत्पादन होगा। दोनों चीजें साथ होगी ना कि नहीं होगा? प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या जरूरत पड़ती है? फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चीजें आवश्यकता होती है? किन तत्वों की? बोलिए। फोटोसिंथेसिस सब बोले हैं, प्रकाश संश्लेषण। फोटो एक घटेगा, का प्रकाश जल रहता है, CO2 तो तीन ही कारण, क्लोरोफिल तो रहता है। चार तत्व से कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश, जल और क्लोरोफिल। होगा? नहीं होगा तो कैसे होगा? होगा? नहीं होगा। तो ये चार कारक होते हैं, जिसे रॉ मटेरियल आप कहते हो, कच्चा पदार्थ, है ना? क्या लिखा? ऑक्सीजन का उत्पादन। हाँ, तो उत्पादक मृदा अपरदन को रोकने में सहायक। अब ये आपको बताना है मृदा अपरदन में ये रोकने में कैसे सहायक होगा। उसकी जड़ मिट्टी को काट ठीक है, लेकिन हर जगह जड़ी तो है नहीं। और सर
जब ये पेड़ पे रहेगा तो पत्तियाँ रहेंगी, पहले जल देखिए जड़ क्या हुआ कि जड़ सीमित होगी, लेकिन जो टहनियाँ होती हैं वो क्या होगा, दूर में होगी, दूर होगी ना, बहुत सारे पेड़ होंगे, तो पानी किस पे गिरेगा, पत्तियों से, तो पत्तियों से क्या होगा, धीरे धीरे ये पेड़ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो मिट्टी की कटाव क्या हो जाएगी, और अगर तेजी से पानी गिर रहा है तो क्या होगा, जहाँ पे खाली है वहाँ पे मृदा का बहाव क्या हो जाएगा, तो अपरदन की क्रिया क्या हो जाएगी। ये बहुत कॉमन चीजें हैं कि जिसे आप क्या कर सकते हो, देख करके ही महसूस कर सकते हो, किसी की बताने की जरूरत नहीं, आप देखोगे खुद महसूस कर लोगे। जब आपकी बॉडी में लैक्टिक एसिड की मात्रा अधिक हो जाती है तो आपको क्या होता है, क्या होता है, थकान होती है ना, होती कि नहीं होती, तो उसकी स्थिति में क्या किया जाता है, क्या किया जाता है, आराम किया जाता है। आराम करने के बाद क्या हो जाएगी, शरीर के पुनः उस स्थिति में क्या आ जाती है, होता है नहीं होता। देखिए आप जब थके हो और थकने के बाद आप सोते हैं और सो के जब उठते हैं तो आप क्या करते हो, कैसे महसूस करते हो, कोई ताकत तो सोने से नहीं मिल गई ना, कि मिल गई कि कोई ऊर्जा आपको शरीर में आ गए, नहीं आ, शरीर को क्या चाहिए था, और शरीर पूरा क्या कर ली, तो कहने का मतलब ये है कि इन चीजों को आप देखिए, जब थके हो आप उसके बाद देखिए रियलाइज करिए, बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिसे हम क्या करते हैं ध्यान में। ये आपके कुछ अप्रत्यक्ष क्या थे, लाभ थे, इसको आप दीजिए, वनों के अप्रत्यक्ष लाभ पूछा है, क्या हमने लिखा है, अप्रत्यक्ष लाभ ही तो, तो वनों से अप्रत्यक्ष लाभ, अप्रत्यक्ष लाभ तो आपके सामने दिख रहा है, दिखा करके ऐसे बना दीजिएगा और फिर क्या करिए। अब हम लोग आर्द्र भूमि की चर्चा कर लेते हैं, किसकी चर्चा कर लेते हैं, आर्द्र भूमि। ध्यान लिखिए, उत्तर प्रदेश में अवस्थित रामसर सूचीबद्ध आर्द्र भूमियों का, रामसर सूचीबद्ध आर्द्र भूमियों का वर्गीकरण करते हुए इनका महत्व बताएं, या महत्व बताइए। पहले आर्द्र भूमि कहते हैं, आर्द्र भूमि देखिए, आर्द्र भूमि से अप्राय है स्थलीय और जलीय पारिस्थितिकी प्रणाली, जलीय पारिस्थितिकी प्रणाली प्रणालियों के बीच स्थल और जल के बीच की बात की जा रही है ना, आर्द्र और नम दलदली रहती है ना तो पानी भरा है और ना क्या है, स्थल है, दोनों के बीच। लिखिए, स्थलीय और जलीय पारिस्थितिकी प्रणालियों के बीच संक्रमणकालीन भूमि
संक्रमणकालीन भूमि, जहां जल आमतौर पर सतह पर होता है, या भूमि उथले पानी से ढकी रहती है। अब आप इसको समझ पा रहे हैं ना? संक्रमण मतलब दोनों की गुण को लिए। संक्रमण मतलब जिसे आप ट्रांसलेशन कहते हो, एक है क्या कहते हैं? मतलब दोनों के गुण को लिए, दोनों के गुण को लिए। दोनों के गुण मतलब कि स्थल भी है, मृदा भी है और जल भी है। तो जिसे कहते हो दलदली भूमि। ऐसा भी हो सकता है कि पानी कहीं कहीं छिछले रूप में हो, कहीं कम भी हो, कहीं केवल ऐसे भूमि के रूप में नमी टाइप की भूमि हो, दलदली टाइप की हो, पानी न दिख रहा हो। तो इसलिए क्या कहेगा? संक्रमण काल, है ना? जैसे बीज की अवधि को क्या कहता है? संक्रमण बीज आ जाता है ना, ट्रांसफ्यूजन पीरियड जिसे बोलते हो। तो कहने का मतलब ये है कि वहां पे बहुत सारे जंतु होंगे, बहुत सारी ऐसी जो पर्यावरण की दृष्टिकोण से कि जो क्या है, जिनका निवास है, पेड़ पौधे होंगे पर्यावरण की दृष्टिकोण से। तो उनको संरक्षित करने के लिए, जागरूक करने के लिए ऐसे सम्मेलन की क्या हुई? आवश्यकता हुई। भारत भी उसमें क्या करेगा? पार्टिसिपेट करेगा। और भारत भी उसकी तरफ क्या करेगा? समाएगा और अपने यहाँ कार्यक्रमों को बढ़ावा। यही चीज आपने देखा पर्यावरण दृष्टिकोण पे, पर्यावरण के संबंध में सर्वप्रथम प्रयास आपको कहाँ किया गया? स्टॉकहोम में, है ना? मैप में याद करिए स्टॉकहोम कहाँ है ना? और रामसर कहाँ है? ये भी याद करिए। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप इन चीजों को देखोगे तो आपको वही से चीजें क्या हो जाएगी? पता चल जाएगी, स्पष्ट हो जाएगी। आपको इसका महत्व पता चल जाएगा कि ऐसी चीजों की जरूरत क्यों पड़ रही है। नहीं, क्या जरूरत है? नहीं थी, जैसी चीजें चलने दो, लेकिन नहीं, जरूरत आई। क्योंकि क्या हो रहा है? जो चीजें हो रही है, जो पर्यावरण के अनुकूल होना, जो संतुलन होना चाहिए, वो क्या हो रहा है? नहीं। क्योंकि औद्योगिकरण आपने देखा सर्वप्रथम कहाँ हुआ? ब्रिटेन में हुआ। सबसे पहले कहाँ हुआ? ब्रिटिश में हुआ। तो ब्रिटिश वालों ने क्या काम किया? वो तो सबसे पहले क्या करके, उपयोग करके विकसित हो गए, मजबूत हो गए। लेकिन जो उससे अछूते रह गए, जिनके पास पूंजी नहीं थी, तकनीक नहीं थी, है ना? और अगर पूंजी नहीं है, तकनीक नहीं है, तो आप औद्योगिकरण के विरुद्ध कैसे आगे बढ़ोगे? नहीं बढ़ पाओगे। क्योंकि किसी भी चीज के लिए क्या चाहिए? पूंजी चाहिए, है ना? तकनीक चाहिए। न पूंजी थी ना तकनीक थी। एक व्यवस्थित आधार भी होना चाहिए। आप खुद भी क्या थे उस समय? गुलाम थे। अपनी सरकार थी नहीं थी। तो ऐसी स्थितियों में सर्वप्रथम ब्रिटिश ही क्या कर रहे थे? पूरे विश्व में राज कर रहे थे। तो उन्होंने क्या काम किया कि सबके संसाधनों को क्या कर लेना है? उपयोग करो, बिना कुछ दिए हुए क्या कर लो? संसाधनों का और किया भी, और उसका लाभ भी उठाया उन लोगों ने। लेकिन अब जब आप इस स्तर पे, तो दूसरे देशों में शुरू हो गए। तो दूसरों देशों जब शुरू हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्रदूषण बढ़ जाएगा। तब उसके लिए क्या प्रयास किए जाएंगे। लेकिन लाभ तो किसी ने लिया है, लेकिन उसका खामियाजा सबको भुगतना है कि नहीं। हम तो फायदा उठा ही चुके हैं, लेकिन अब तुम्हारे साथ शुरू करने के पहले ये चीजें क्या करो? पालन करो। अब इससे आपका क्या होगा? जो आप विकास करने के लिए उद्योग या अन्य चीजें करोगे, वो क्या होगा? प्रभावित होगा। तो नुकसान कहाँ गया? जो हम विकास करना चाह रहे हैं
उस पर क्या हो गया, अंतरराष्ट्रीय दबाव हो जाएगा। आइए आगे पढ़ाया जाएगा, मैं तो ये रिफरेंस दे दे रहा हूँ ऐसे। तो इस आधार पे क्या होगा, विकास की गति में भी जो पिछड़े हुए देश हैं उनके पास क्या है, पूंजी है ना, टेक्नोलॉजी है। वो पीछे रहेंगे तो उनसे कहेंगे हमें पूंजी और टेक्नोलॉजी दे दो, तो कहेंगे शर्त रखेंगे, ऐसे तो देंगे नहीं। और शर्त रखेंगे तो क्या करेंगे, जानते ही हो क्या करेंगे कि अपना हित क्या करेंगे, पहले रखेंगे, क्योंकि तो जानते हैं कि तुम इस लायक हो नहीं। अगर इस लायक होते ही तो हमारी जरूरत क्यों पड़ती, हम टेक्नोलॉजी तुम्हें क्यों देते, क्योंकि तुम इतने शिक्षित है ही नहीं हो, तुम्हें कार्य करने की ढंग नहीं पता है। जब पता नहीं है तो हम जैसा बताएंगे उल्टा सीधा ऐसे तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। तो जैसा चाहेंगे ऐसा क्या करेंगे, बैठाएंगे, और फिर बाद में क्या करेंगे, आपके रिसोर्सेज से और धनी होते चले जाएंगे। आपने देखा उपनिवेशवाद है ना, औपनिवेशीकरण, उपनिवेशवाद, फिर नवोपनिवेशवाद आया है ना, सुना नहीं ना, सुना न्यू कॉलोनियल सिस्टम। लेकिन यहाँ हम इस पे नहीं जाएंगे क्योंकि टॉपिक दूसरा हो जाएगा, यहाँ हम केवल रेफरेंस दे दे रहे हैं। हम लोगों का टॉपिक कुछ और है, आर्द्रभूमि। कहाँ पे लिखा, पानी से ढकी रहती है, पिछले पानी से ढकी रहती है। देखिए आगे लिखिए, उत्तर प्रदेश में राम स्थलों की संख्या निम्नलिखित है, और राम सर स्थल लिख लीजिए, चाहे डायग्राम बना के चाहे वैसे। पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य, गोंडा अर्गा पक्षी अभ्यारण्य गोंडा, ऊपरी गंगा नदी, वज्रघाट से नरौराखंड ब्रैकेट में, वज्रघाट से नरौराखंड ब्रैकेट बंद, वज्रघाट से नरौराखंड। अगला नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है, उन्नाव। सांडी पक्षी अभ्यारण्य, सांडी, सांडी लिखना पड़ेगा क्या, हरदोई, सांडी पक्षी अभ्यारण्य हरदोई, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, रायबरेली, रायबरेली, समान पक्षी अभ्यारण्य, मैनपुरी, बखिरा आर्द्रभूमि, संत कबीर नगर, सूर सरोवर आगरा, सरसई नवार झील, इटावा, सरसई नवार झील, इटावा, हैदरपुर आर्द्रभूमि, हैदरपुर आदि। अब लिखिए नीचे से, रामसर टैग आर्द्रभूमि के एक अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क को
अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क को विकसित करने, और बनाए रखने में, विकसित करने और बनाए रखने में मदद करता है। विकसित करने और बनाए रखने में मदद करता है। जो वैश्विक जैव विविधता के संरक्षण था उनके पारिस्थितिकी तंत्र चेंज करते नहीं रहे लाइन है। तथा उनके कहां से लिखा? जो वैश्विक जैव विविधता के संरक्षण था उनके पारिस्थितिकी तंत्र घटकों, कमा लगा के लिख रहे हैं ना, घटकों, प्रक्रियाओं एवं लाभों के रख रखाव के माध्यम से मानव जीवन को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। अब नीचे लिखिएगा आर्द्र भूमि भूसतह के केवल 6% क्षेत्र को ही कवर करता है। केवल 6% क्षेत्र को ही कवर करता है। क्षेत्र को कवर करता है। आगे नीचे लिखेगा सभी जीव जंतुओं एवं पौधों की प्रजातियों का, सभी जीव जंतुओं एवं पौधों की प्रजातियों का लगभग 40% आर्द्र भूमियों में ही पाया जाता है या आर्द्र भूमि में ही पाया जाता है। आर्द्र भूमि में ही पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अब देखिए कितनी सतह ले रहा है? पूरी भूमि का 6%। पेड़ पौधे जीव जंतुओं को कितना कवर कर रहा है? तो ऐसी चीजों के लिए क्या होगा? जरूरी आ जाएगा ना। अब आप इसके महत्व को देखिए कि इसका महत्व कितना है? बहुत अधिक है। बताइए 6% भूमि, बाकी 94% भूमि का कोई मतलब नहीं, और वो 40% को क्या कर ले रहा है? तो ग्रेटेस्ट कहाँ जाएगा ज्यादा? 40%, है ना? आगे बढ़िए। आर्द्र भूमियां जलवायु और भूमि, आर्द्र भूमियां जलवायु और भूमि उपयोग
भूमि उपयोग मध्यस्थ, भूमि उपयोग मध्यस्थ ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करके, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करके और वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को एकत्र करने क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड एकत्र करेगा तो क्या होगा? ग्रीन हाउस गैस की जो क्षमता है, जो बढ़ रहा है, वो क्या होगा? कम होगा ना। पर्यावरण के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा? कार्बन डाइऑक्साइड को सक्रिय रूप से एकत्र करने की क्षमता को बढ़ाकर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बढ़ाकर CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, CH4, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, नाइट्रस ऑक्साइड N2O लिख लोगे ना। 2 कहाँ होगा? ऊपर कि नीचे? नीचे होगा। तथा ग्रीन हाउस गैसों के सांद्रता को स्थिर करने में, गैसों के सांद्रता को मतलब एकत्र करते, सांद्रता को स्थिर करने में सहायता करती है। आर्द्र भूमियां समुद्र तटों की रक्षा करने के साथ साथ समुद्र तटों की रक्षा करने के साथ साथ बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं को कम करने में मदद करती है। बाढ़ को भी कम कर रही है। नीचे पारिस्थितिकी रूप से आर्द्र भूमि पर निर्भर प्रवासी पक्षी अपने मौसमी प्रवास के माध्यम से क्या छूट गया? क्या पारिस्थितिकी रूप से आर्द्र भूमि निर्भर प्रवासी पक्षी अपने मौसमी प्रवास के माध्यम से क्या करेंगे? महाद्वीपों को, प्रवास के माध्यम से महाद्वीपों को आपस में जोड़ते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ पक्षियां प्रवास करके कहाँ जाते हैं? कहाँ जाते हैं? देखिए, कुछ विदेशी पक्षियां आपने देखा, केवलादेव राजस्थान भरतपुर में है, वहाँ जाते हैं। कारण ये है कि वहाँ की जो जलवायु है वो उनके अनुकूल नहीं है, और उस मौसम में प्रवास जब करते हैं तो वो जलवायु यहाँ की क्या है? अनुकूल है ना। तो अपनी अनुकूलता को स्थापित करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए यहाँ क्या कर जाते हैं? प्रवास कर।
देखिए जब परिस्थितियां क्या होंगी कि जहाँ पे आप देख अभी आप ही का ही जीवन हो, मान लीजिए, और परिस्थितियां ऐसी हो, भौगोलिक दशाएं ऐसी हो कि वहां पे आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे, तो आप क्या करोगे? जहाँ पे सरवाइव करने की संभावना होगी आप वहीं को प्लान करोगे। तो क्या हो गया? एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र को जाना क्या हो गया? प्रवास हो गया, है ना? ये तो पहला है ना, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र को जाना प्रवास। इसीलिए आपने देखा कि प्रवासी सम्मेलन का कॉन्सेप्ट भी हमारे यहाँ क्या हो गया कि बहुत पहले जो हमारे देश के लोग गए थे उनको क्या करना है, इसीलिए प्रवासी सम्मेलन का 2003 से आयोजन भी किया जाने लगा हमारी इंडिया में। हो रहा है ना, हर साल होने लगा समय। आगे लिखिए। आर्द्र भूमि स्थल की विविधता पक्षियों के लिए आवास प्रदान करती है। आवास प्रदान करती हैं। आवास का मतलब जान रहे हो ना? ये तो सभी को होता है ना? क्योंकि बसेरा तो सबका कहीं ना कहीं होता है ना? वेटलैंड को आगे बायोलॉजिकल सुपरमार्केट कहा जाता है। ये विस्तृत भोज्य विस्तृत मतलब बड़े स्तर पर विस्तृत भोज्य जाल को उत्पन्न करते हैं। मतलब भोज्य मतलब खाना, है ना? नीचे वेटलैंड को आर्द्र भूमि कहा जाए या वेटलैंड कहा जाए, दोनों चीजें एक ही है। को किडनीज आपदा, जैसे किडनी होता है ना, किडनी होती नहीं होती? क्या काम होता है? आप लोग जानते हो ना? कुछ को लगता है कि पढ़ लेते हो, नहीं, मेहनत करते रहिए, है ना? आप लोग बहुत जानते हैं। वेटलैंड को किडनीज आपदा लैंडस्केप कहा जाता है। आपदा लैंडस्केप कहा जाता है क्योंकि इनका तंत्र जल चक्र द्वारा जल को शुद्ध करता है, और प्रदूषण के अवयवों को निकालने का कार्य करता है। अभी कैसे निकालता है, समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही है? बताइए, समझ में आ रही है? कैसे? कि प्रदूषण के अवयवों को कम करता है, ये तो लिखा है। तो हाँ, निकालने का काम करता है। कैसे करेगा? जल चक्र द्वारा जो जल है वो पहले बाष्पीकरण होगा, फिर संघनन होगा, फिर वैसा होगा, नीचे फिर। देखिए, आपने देखा होगा कि बहुत जगहों पे जैसे पत्तियां पड़ी हैं,
मिट्टी पड़ी हुई है। कुछ समय बाद आप देखते हैं कि पत्तियां क्या हो जाती हैं, धीरे धीरे जब जल का स्तर कम होता है पत्तियां मिट्टी में क्या हो जाती हैं, मिल जाती है ना। आपने देखा होगा मिट्टी के कण क्या हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, और जल ऊपर क्या हो जाता है, स्वच्छ दिखने लगता है। जैसे आप नदी में या किसी जगह पर माने एक बाल्टी में ही आप देखेंगे तो ऊपर के नीचे क्या होता है, बढ़ जाता है, और ऊपर का जल क्या दिखता है, साफ दिखता है। तो इसी प्रकार ये क्या करते हैं, जैसे किडनीज आप लैंडस्केप, इसका मतलब भूमि का गुर्दा। तो भूमि का गुर्दा कैसे कि उसको क्या कर रहा है, प्यूरिफायर कर रहा है, स्वच्छ कर रहा है। तो आप देखिए कहीं जैसे मान लीजिए चाहे क्या होता है, आप देखिए जो पानी जाता है वहाँ आपने देखा होगा जहाँ पानी थोड़ा सा, तो वहाँ आप देखते हुए पत्तियाँ वो सब क्या रहती हैं, नीचे देखिए ये भी पड़ी रहती है, पड़ी रहती नहीं रहती। इस समय गेहूँ की सिंचाई चाहे वो ये खेतों में आप वो भी देख लें, उसी से आप अनुमान लगा लें। मान लीजिए आप आज भूमि नहीं रहती में है वहाँ आप देखें, या कहीं छोटे गड्ढे हों आप वहाँ देखें, तो आपको ये चीज़ें देखेंगे और इस एंगल से सोचने का प्रयास करेंगे, देखेंगे तो आपको समझ में आता है कि चीज़ें बहुत अच्छी तरह से है ना, क्योंकि आपके देखने का दृष्टिकोण क्या हो गया, इस अकॉर्डिंग हो गया, है ना। आगे देखो, वेटलैंड को, अच्छा लैंड इसके लिख चुके हो ना। वेटलैंड के पास रहने वाले, वेटलैंड के पास रहने वाले लोगों की जीविका बहुत हद तक प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से इन पर निर्भर रहती है। निर्भर रहती है। निर्भर रहती है। वेटलैंड और कोई काम करेगा, नीचे लिखिए वेटलैंड पर्यटन को विकसित किया जाता है। इतना ज्यादा महत्व नहीं पर्यटन। लिखिए वेटलैंड एक अति महत्वपूर्ण इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम आगे अनियोजित शहरीकरण, अनियोजित बेतरतीब बसावट। अनियोजित मतलब जैसे आप झुग्गी झोपड़ी कहते हो, मलिन बस्तियां कहते हो, है ना। अनियोजित शहरीकरण और बढ़ती आबादी की समस्याओं से, आबादी की समस्याओं से निपटने के लिए आर्द्र भूमियों के प्रबंधन, आर्द्र भूमियों के प्रबंधन की योजना निष्पादन व निगरानी के लिए, निष्पादन व निगरानी के लिए एकीकृत दृष्टिकोण होना चाहिए। एकीकृत दृष्टिकोण होना चाहिए। फिर नीचे लिखिए इसके महत्व के बारे में समाज में जन जागरूकता कार्यक्रमों, जन जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए, जिससे इनका संरक्षण किया जा सके।
ये आपका आत्मभूत से संबंधित। अब आत्मभूत के संदर्भ में आप ये तो बता सकते हो, जिस प्रकार से पूछेगा उस हिसाब से आप लिखिएगा, है ना। हमें लगता है 2 मिनट हो गया। तो उसमें आप कम इतना, जैसे इतना लिखा है, आपको इतना याद करना पड़ेगा। और ये है कि मान लीजिए कि ज़्यादा इसलिए रहता है कि मान लीजिए सब तो याद करके लिख नहीं पाओगे। इसमें से 4-5 पॉइंट जो आपको ठीक वो चार्ज है कि जिससे क्या हो कि मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए, है ना। इसलिए लिखाना पड़ता है। और जब आप अधिक पढ़े रहोगे, अभी मान लीजिए कि आपको 100 आया है, लेकिन जब परीक्षा हॉल में आप जाते हैं तो आपका जो है स्पेस कहाँ घट के आ जाता है, 70 ले आ जाता है ना। तब 30% तो ऐसे आपका गायब हो जाता है ना। तो कहने का मतलब कि हमें स्पेस को क्या रखना है, कि जिससे हमारा वहाँ क्या हो सके, चीजें पूरी की जा सके, लिखी जा सके। यही चीज आपकी प्रारंभिक परीक्षा में भी होगा। अगर आप बैठे कमरे पे 100 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आप मनी पैसा सब कर ही जाओ, है ना। हो सकता है आप 75 भी कर ले जाओ, लेकिन एक एवरेज जो होता है नॉर्मली यही होता है। क्योंकि जब पहली बार आप प्रारंभिक परीक्षा की परीक्षा में बैठते हो तो आपका क्या होता है, कॉन्फिडेंस लेवल इतना अच्छा नहीं होता है। क्यों हो रहा है, डर है, फोबिया है, डरिए। डरने से कुछ काम चलेगा नहीं। डरने से जो आ रहा है, जो परफॉर्मेंस कर सकते हो वो भी चला जाएगा। आप जानते हुए प्रश्न क्या कर दोगे, नहीं कर दोगे। तो इसलिए डरिए, क्योंकि डरना, अगर डरोगे तो सामना करना आपको होगा। तो डर से क्या जरूरत है, यही होगा यार, नहीं होगा बस। क्यों चिंता करने की जरूरत, कोई दिक्कत नहीं। जीवन है, संघर्ष है, मेहनत है। कोई एक बार में ही नहीं टॉप पे पहुंच गया है, हो सकता है कोई पहुंच गया हो, लेकिन इसका मतलब वो ये नहीं कि हम नहीं पहुंचे तो जो है उससे पीछे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। अपने आप को पीरियड मत मानिए, लगे भी सही दिशा में प्रयास करिए, डरिए। जो लिखना है कितना क्या होगा यार, यही तो चीज होगी, वो भी एक ही होगा, चाहे पॉजिटिव होगा चाहे, लेकिन अनुभव मिलेगा, डर तो नहीं मिलेगा, है ना। तो डरना की चीज, किसी के सामने हो बस बोलिए, बस ये बोलने के लिए कहाँ पे बात कर रहे हैं, किसके सामने बोल रहे हैं, इस मर्यादाओं को ध्यान में रखना, बस बाकी करिए। वो मैं हमेशा ही कहता हूँ, डरिए। जब डर पे विजय आप पा लेंगे, आपका परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा। और जब तक डर बना रहेगा तब तक आप 4-10 क्वेश्चन अपना जानते हुए वहां के आओगे, भरना कुछ होगा, भरोगे कुछ। ये मानवीय गुण है, आप ही के साथ नहीं है, बोल रहा। अब ये है कि जो पुराना अनुभवी है उसका एक होगा, क्योंकि उसका अनुभव है, एक्सपीरियंस है, तो इसलिए उसका गलत। लेकिन उसकी तुलना क्यों करो, उसकी तुलना क्यों करो, पता चला कितना पढ़ा है, कितना मेहनत किया है, बहुत कुछ किया होगा। अगर उसकी तुलना करोगे तो क्या हो जाओगे, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे कि उसका लेवल बहुत हाई है, आपका लेवल वही 40-35 में है। तो जब इंपेयर करने लगोगे अपने आप को तो क्या हो जाएगा, तो केवल लेकिन हमें क्या होना है, इंस्पायर होना। ठीक है, मैं जो लेवल अचीव कर लूँगा वो कर सकते हो, करने वाले भी क्या सभी आप जैसे हैं, कोशिश करते रहिए। आप और हर प्रश्न को टैकल करने की कोशिश करिए। ठीक है, माइनस मार्किंग है, क्योंकि आप परीक्षा को क्वालिफाई करना है, घर पे कोशिश करिए। परीक्षा में एक्सपेरिमेंट नहीं होता है ना, क्योंकि वहाँ सिलेक्शन है, एक्सपेरिमेंट नहीं करना, एक्सपेरिमेंट घर पे होता है, यहाँ हो सकता है। और लिखिए, हम 2-4 और आपको नोट करा दें कुछ। कुछ पूछना उसका नहीं है आपको, समझ में आ रही है चीजें?
लिखिए जल संरक्षण, जल संरक्षण। से क्या अभिप्राय है? जल संरक्षण से क्या अभिप्राय है? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जल संरक्षण के लिए चलाई जा रही योजनाओं का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। अब आलोचनात्मक आ गया, परीक्षण आ गया, मतलब कैसी परीक्षण, कैसा परीक्षण करना है? आलोचनात्मक, अच्छा और पॉजिटिव और नेगेटिव जांच पड़ताल है ना, ठीक से करनी है। थोड़ा एक आध इधर उधर 19-20 चल सकता है, लेकिन इतना नहीं कि पता चल रहा है कि एक का पगला बहुत ऊंचा उठा दो, एक का बहुत नीचे, ऐसा भी नहीं है ना। अब यहाँ क्या करना, क्रिटिसाइज करना, और क्रिटिसाइज करने का मतलब क्या होता है जानते ही आप लोग। अभी अच्छाइयाँ गिनाने के लिए कम पॉइंट मिलेंगे और क्रिटिसाइज करने को नकारात्मक गिनाने के लिए हजारों पॉइंट आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे? क्योंकि मैंने ऐसा क्या कर लिया है। अब यहाँ जल पूछा गया है संरक्षण, इसके लिए सरकार के द्वारा कुछ उपाय किए जाएंगे, कुछ किए जाएंगे ना, तो उपायों पे आप नोट करिए कौन कौन से करेंगे। जल संरक्षण के लिए निम्न उपायों को अपनाया जा रहा है। अपनाया जा रहा है वर्षा जल का संचय करना, जल का पुनर्प्रयोग, पानी की बर्बादी को रोकना, पानी की बर्बादी को रोकना, जल संग्रहण, जिसे आप वाटर हार्वेस्टिंग बोलते हो ना, जल निकायों का संरक्षण एवं विकास, अब यहाँ आप इतना आपने, अब जल संरक्षण के लिए आपने देखा केंद्र सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। जल शक्ति मिशन का नाम सुना होगा, है ना, चलाया जा रहा है ना, किसके लिए? जल के संरक्षण के लिए। अब प्रदेश सरकार भी उस योजना को क्या करेगी, अपने प्रदेश में लागू करेगी कि उसकी सफलता क्या हो, बढ़े। तो इसमें लिख लीजिए क्या क्या करेगी प्रदेश सरकार के द्वारा। कैच द रेन अभियान, कैच 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 क्या होता है, कैच क्या होता है? पकड़ने के लिए होता है ना। कैच द रेन मतलब वर्षा को, पानी को क्या किया जाए, इकट्ठा किया जाए। द रेन अभियान। अगला हर घर नल योजना, हर घर नल योजना। अमृत सरोवर अभियान। अब क्या हो गया ये इतना। अब देखिए जल के संरक्षण को बनाए रखने के लिए
उसमें कुछ समस्याएं भी तो आएंगी। तो लिखिए, राज्य में जल संरक्षण को सफल बनाने में आने वाली निम्न समस्याएं इस प्रकार हैं। अब इसमें लिख लीजिए, जल संरक्षण के प्रति लोगों में जागरूकता का अभाव। जल संरक्षण के प्रति लोगों में जागरूकता का अभाव, पर्याप्त संसाधनों का अभाव, प्रदेश में मानसूनी वर्षा की अनियमितता, मानसूनी वर्षा की अनियमितता एवं क्षेत्रीय असमानता। अब पूरे प्रदेश में वर्षा एक जैसी तो होती नहीं है, कहीं ज्यादा होगी और कहीं कम होगी। अब देखिए, जल का संरक्षण केवल वर्तमान में ही जरूरत नहीं है, बल्कि भविष्य के लिए भी जरूरत है। जल की संरक्षण की जरूरत है ना भाई। जैसे आज के लोगों को जरूरत है, आगे आने वाली पीढ़ियों को जरूरत होगा। तो जो रिसोर्सेज है, जो प्राकृतिक संसाधन है, इसीलिए तो कहा गया कि सतत है ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि इस रूप में इसका प्रयोग किया जाए कि जिससे आज की पीढ़ी के लिए भी हो और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हो, है ना। ऐसा ही होना चाहिए। तो इसीलिए ये सारी चीजें क्या की जा रही, एक समय के बाद क्या होता है, समाप्त हो जाएगा। तो ऐसे रिसोर्सेज का प्रयोग किया गया, इस रूप में किया गया, बनाया गया कि जिससे वो चीजें क्या हो, चलती रहे, हमेशा बनी रहे। जैसे आप जीवाश्म ईंधन को आप देखिए, उसका एक भंडार है, वो भंडार क्या हो जाएगा, कुछ दिन बाद समाप्त हो जाएगा। अब लोग किस पे जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, उसके विकल्प के रूप में ऊर्जा का क्या कर रहे हैं, संसाधनों का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे आप सोलर एनर्जी आप देख रहे हो, ग्रीन एनर्जी आप देख रहे हो, वाटर एनर्जी आप देख रहे हो, है ना, हाइड्रो एनर्जी देख रहे हो। तो ये सब क्यों, क्योंकि इनके माध्यम से क्या है, ये खत्म होने वाली है ना। और पर्यावरण की दृष्टिकोण से क्या है, अनुकूल भी है, पॉल्यूशन भी नहीं करने वाली है। और भारत की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि जहाँ पे सूर्य क्या है, लगभग 300 दिन चमकता है ना। आप बताइए, जब इतनी गर्मी आपको इतना सोलर से मिलेगा तो बिजली क्या होगी, यहाँ से बच जाएगी, उसका आप उपयोग करो। तो एक तो प्रदूषण की समस्या से क्या हो गया, और हम दूसरे के ऊपर निर्भरता भी हमारी क्या हो जाएगी। जब हम दूसरे के पांव पे खड़े होंगे तो जब चाहेगा तब चलाएगा, और जब चाहेगा तब क्या करेगा, कहेगा दो जाओ, नहीं देंगे क्या करोगे। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, आप पैदल हो जाओगे, आपकी विकासात्मक जो कार्य हो रहे हो क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे। तो आप कहाँ चले जाओगे, पिछड़ जाओगे। और एक क्षेत्र नहीं, कई क्षेत्रों में बन जाती है। तो चलिए वो नेक्स्ट मिलते हैं।